नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस पीवाईक्यू सीरीज क्लास नंबर 25 के बारे में। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी के सभी दोस्तों पीवाईक्यू पर आधारित हैं। जो दोस्तों एसएससी और रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन को पूरा डिटेल वाइज समझाया गया है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में बनता है। दोस्तों कार्बन कार्बन परमाणुओं की बात करें तो कार्बन कैसा है दोस्तों, कार्बन कैसा तत्व है तो यह है दोस्तों एक अधातु है। क्या है दोस्तों, एक अधातु है। और दूसरा कार्बन क्या है, यह भी दोस्तों अधातु है। अगर दोस्तों बात करें अधातु और धातु के बीच में कैसा बंध बनता है तो दो हो जाएगा दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। अधातु के बीच में दो अधातु के बीच में कैसा बंध बनता है दोस्तों, सहसंयोजक बंध। अगर बात करें दोस्तों दो धातु के बीच में कैसा बंध बनता है, दो धातु के बीच में और दोस्तों एक अधातु रहे और दूसरा दोस्तों धातु रहे और दूसरा क्या रहे दोस्तों, धातु रहे, तो इसके बीच में कैसा बंध बनता है। जैसे मान लीजिए इसे कार्बन कार्बन के बीच में पूछा तो कार्बन कार्बन क्या है, एक कार्बन दोस्तों अधातु है, दूसरा कार्बन भी अधातु है। लेकिन दोस्तों अगर दो धातु के बीच में रहे, जैसे मान लीजिए सोडियम के बीच में रहे या फिर दोस्तों आयरन के बीच में रहे, पोटेशियम के बीच में, ये सभी धातु हैं, तो धातुओं के बीच में कैसा बंध बनता है, एक अधातु रहे, जैसे सोडियम धातु है और क्लोराइड अधातु है, इन दोनों के बीच में कैसा बंध बनता है, इसके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। देखिएगा बोला गया दोस्तों मुख्य रूप से दो अधातुओं के बीच में सहसंयोजक बंध बनते हैं। अधातु, ये यहाँ पर देखें दोस्तों, दो अधातु के बीच में सहसंयोजक बंध बनते हैं। दो धातुओं के बीच में दोस्तों मेटैलिक बॉन्ड बनता है, धात्विक बंध बनता है, मेटैलिक बॉन्ड, याद रखिएगा। और दोस्तों अधातु और धातु के बीच में आयनिक बंध बनता है। यह तीनों दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। जैसे दो धातुओं के बीच में दोस्तों धात्विक बंध, धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंध, दो अधातुओं के बीच में नॉन मेटल के बीच में दोस्तों सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बाकी दोस्तों अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों मानव रक्त की बात करें तो मानव रक्त का सबसे पहले पीएच की बात करें। मानव रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4 के आसपास। मानव रक्त के पीएच का मान होता है 7.4 के आसपास। मानव रक्त का प्रकृति कैसा होता है दोस्तों, तो क्षारीय होता है, क्योंकि दोस्तों इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, क्षारीय होता है। मानव रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी, याद रखें दोस्तों, हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये सभी दोस्तों हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर कल आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा कल वाला वीडियो। और दोस्तों मानव रक्त के कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो टोटल दोस्तों मानव रक्त को 4 ग्रुप में बांटा गया है। वो चारों ग्रुप कौन कौन से हैं, वो चारों ग्रुप हैं दोस्तों, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा ए बी है और चौथा क्या है दोस्तों, ओ है। और दोस्तों रक्त समूह की खोज किसने किया था, रक्त समूह की खोज की बात करें दोस्तों तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। याद रखें दोस्तों, स्टीनर ने खोज किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो हो जाएंगे दोस्तों विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो मानव रक्त में दोस्तों कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो एक होता है दोस्तों WBC वाइट ब्लड सेल WBC, दूसरा होता है दोस्तों RBC रेड ब्लड सेल, तीसरा होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। तो ये दोस्तों 3 प्रकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से होती हैं, बाकी अन्य भी होता है। और दोस्तों 55 से 60% प्लाज्मा भी होता है मानव रक्त में, ये भी याद रखिएगा। प्लाज्मा के अगर प्लाज्मा का परसेंट पूछे तो 55 से 60% याद रखिएगा, 55 से 60% प्लाज्मा होता है, इसको याद रखिएगा। तो अगर दोस्तों सबसे बड़ी इसमें इन तीनों में से सबसे बड़ा अगर पूछे जैसे WBC RBC और प्लेटलेट्स में से सबसे बड़ा होता है दोस्तों WBC, मतलब वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। श्वेत कणिकाएं सबसे बड़ा होता है, श्वेत कणिकाएं। उसके बाद होता है दोस्तों RBC रेड ब्लड सेल, उसके बाद होता है प्लेटलेट सबसे छोटा होता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों संख्या में अगर पूछे सबसे ज़्यादा संख्या में कौन ज़्यादा होता है, तो RBC सबसे ज़्यादा संख्या में होता है, उसके बाद प्लेटलेट होता है, उसके बाद दोस्तों सबसे कम होता है WBC। सबसे ज़्यादा संख्या में RBC होता है रेड ब्लड सेल, उसके बाद होता है प्लेटलेट, उसके बाद होता है WBC। इतना बात दोस्तों आप लोग याद रखिएगा।
बाकी इसके बारे में यहाँ पर दिया गया, देखिए साइज में अगर बात करें WBC सबसे बड़ा होता है, उसके बाद RBC, फिर प्लेटलेट। संख्या की बात करें RBC सबसे बड़ा होता है, फिर प्लेटलेट होता है, फिर WBC। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया क्वेश्चन में विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है या फिर कौन सी गैस रिलीज होती है। विरंजक चूर्ण को दोस्तों बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिएगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये पुराने वाले NCERT के हिसाब से। अगर पूछे दोस्तों तो नया हो जाएगा दोस्तों CaOCl का होल ट्वाइस। ये नया है, ये नए वाले NCERT के हिसाब से है, लेकिन पुराने वाले के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, अगर दोस्तों इसमें जल मिलाया जाता है तो H2O मिलाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका रिएक्शन याद रखें दोस्तों, CaOCl2 प्लस इसमें जल मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस रिलीज होती है। याद रखिएगा, इसको बोला CaOH का होल ट्वाइस को क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी। CaOH को बोला जाता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर दोस्तों चूने का पानी इसको बोला जाता है। तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। बाकी ये रिएक्शन दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। बाकी विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। इसका सूत्र होता है पुराने वाले NCERT के हिसाब से CaOCl2, नए वाले NCERT के हिसाब से होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और किस में पूछा गया दोस्तों, अमाशय में। याद रखिएगा, अमाशय में पूछा गया है। अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है निम्न में से। ऑप्शन है एमाइलेज, पेप्सिन, माल्टेज या फिर ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज क्या होता है दोस्तों, यह मुंह में, जो हमारे मुख में, याद रखिएगा दोस्तों, मुख से दोस्तों पाचन करता है, मुख से पाचन शुरू करता है। किसका पाचन करता है दोस्तों, स्टार्च का पाचन शुरू करता है। ये किस में बदलता है दोस्तों, माल्टोज में। ये माल्टोज अलग होता है दोस्तों, माल्टेज, ये जो ऑप्शन नंबर C में है, माल्टेज अलग होता है। अब माल्टेज क्या करता है दोस्तों, ये माल्टोज का पाचन करता है। माल्टोज का पाचन करता है। बाकी दोस्तों इसमें बोला गया अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। बाकी ट्रिप्सिन क्या करता है दोस्तों, छोटी आंत में सरल पेप्टाइड में तोड़ता है। बाकी इन चारों के बारे में पूर्ण से डिटेल में भी नीचे दिया गया है, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पेप्सिन के बारे में बोला गया स्थान कहाँ पर पाया जाता है पेप्सिन, तो पेट, स्टोमक में पाया जाता है। यह अम्लीय वातावरण में सक्रिय रहता है। यह पेट में स्रावित होता है, जो भोजन में मौजूद प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। प्रोटीन का पाचन करता है अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम। बाकी एमाइलेज क्या करता है, मुंह या फिर लार में अग्नाशय द्वारा रिलीज किया जाता है। या स्टार्च को, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है उसको दोस्तों शर्करा या फिर ग्लूकोज या फिर दोस्तों कह सकते हैं माल्टोज में तोड़ता है। बाकी ट्रिप्सिन क्या करता है दोस्तों, यह छोटी आंत में होता है। ये इसका वातावरण कैसा है, यह क्षारीय होता है। यह अग्नाशय द्वारा उत्पादित प्रोटीन और पेप्टाइड को दोस्तों अमीनो एसिड में तोड़ता है। प्रोटीन और पेप्टाइड को। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यह छोटी आंत में। ट्रिप्सिन क्या करता है दोस्तों, छोटी आंत में, और पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, स्टमक या फिर अमाशय में। इसको याद रखिएगा दोस्तों, पेप्सिन और ट्रिप्सिन में कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों दोस्तों प्रोटीन को तोड़ते हैं सरल पेप्टाइड में, लेकिन दोस्तों पेप्सिन का काम होता है अमाशय में और ट्रिप्सिन का काम होता है छोटी आंत में। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलनशील है। धात्विक ऑक्साइड का मतलब है दोस्तों जिसके लास्ट में O ऑक्साइड जुड़ा हो, उसको बोला जाता है ऑक्साइड। बोला गया निम्नलिखित में कौन सा धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील है, तो बोला गया ऑप्शन है ZnO, जिंक ऑक्साइड। यह दोस्तों जल में घुलनशील नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, यह दोस्तों जल में घुलनशील है। बाकी पोटेशियम ऑक्साइड, यह भी दोस्तों जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D, कैल्शियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड दोनों। बाकी दोस्तों कुछ अन्य के बारे में जान लेते हैं, जो कि कौन कौन से हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ये सभी दोस्तों एग्जाम्पल याद रखिएगा। चारों के चारों एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ है। चारों के चारों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला सोडियम ऑक्साइड Na2O, यह पानी में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। कास्टिक सोडा बोला जाता है, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोला जाता है, यह भी याद रखिएगा। बाकी पोटेशियम ऑक्साइड है, यह जल में घुलकर दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो KOH बनाता है। बाकी कैल्शियम, सॉरी यहाँ पर आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड के याद रखिए दोस्तों, इसे बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है, CaO को दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना लाइम बोला जाता है। या पानी में घुलकर दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बुझा हुआ चूना जिसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बनाता है। बेरियम ऑक्साइड भी दोस्तों जल में घुलनशील होता है, BaO, बेरियम ऑक्साइड। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बोला गया है यदि किसी गतिमान पिंड की चाल 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों सभी को ऑप्शन नंबर ए पे देखना है, इसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। अगर दोस्तों कोई पिंड गतिमान है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा ही नहीं। इसका तो ऑप्शन नंबर बी है, इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, यह भी नहीं होगा दोस्तों। इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, संवेग बराबर होगा P बराबर M × V। अगर V को चाल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो P बराबर M × 2V, तो P बराबर हो जाएगा दोस्तों 2mv। तो mv की जगह पे P रख सकते हैं, तो P बराबर हो जाएगा 2P, मतलब संवेग दोगुना हो जाएगा। संवेग दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पे देख लेते हैं, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। नहीं दोस्तों, गतिज ऊर्जा क्या होता है? K बराबर ½ mv²। अगर v की जगह 2 रखेंगे तो यह 4 गुना हो जाएगा, या क्या होगा दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा, दोगुना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। बाकी इसका पर दोस्तों पूर्ण रूप से डिटेल भी यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, सेम उसी तरह जैसे हमने इसको बोला है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है पौधे के किस ऊतक के कारण बाहरी परत कठोर होता है? पौधों में किस ऊतक के कारण बाहरी परत कठोर होता है? यह दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है रेलवे का जिसमें दोस्तों लगभग सभी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है पादपों से रिलेटेड। ये जो जितने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में दोस्तों इतना याद रखिएगा, जितना भी हम बताएंगे उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोगों का कभी क्वेश्चन यहाँ से इसके अलावा नहीं पूछेगा, ये इतना याद रखिएगा। जैसे दोस्तों पादपों से रिलेटेड याद रखिएगा, पहले नंबर बात याद रखिएगा दोस्तों, रंध्र। रंध्र क्या होता है? रंध्र जो होता है दोस्तों, जो पत्तियाँ होता है, पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको बोला जाता है दोस्तों रंध्र। रंध्र याद रखिएगा, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं रंध्र होता है, उसको रंध्र बोला जाता है। रंध्र का काम क्या होता है? गैसों का विनिमय करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना। और वाष्पोत्सर्जन के लिए भी बहुत ही भूमिका निभाता है रंध्र। रंध्र याद रखिएगा, इसको स्टोमेटा भी बोला जाता है, स्टोमेटा याद रखिएगा, स्टोमेटा बोला जाता है रंध्र को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पादपों में दोस्तों बीज से रिलेटेड याद रखिएगा, बीज जो बीज होता है, बीज जो सीड से होता है, सीड से रिलेटेड याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए दोस्तों यह सीड है, यहाँ से एक जड़ निकल रहा है, यहाँ से पौधा निकल रहा है। सीड से में पूछा जाता है जो जड़ कौन सा, जड़ जो बनता है उसका नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है मूलांकुर। जड़ को जो बोला जाता है, जो जड़ बनाता है उसको बोला जाता है मूलांकुर। और दोस्तों जो तना बोला जाता है उसको बोला जाता है परांकुर। उसको क्या बोला जाता है? परांकुर या फिर अंकुर। परांकुर बोला जाता है तना को, परांकुर बोला जाता है तना को, याद रखिएगा। बाकी जड़ को बोला जाता है मूलांकुर। इतना बातें ये याद रखिएगा। अभी इस क्वेश्चन में जो बोला गया है, पौधों में किस ऊतक के कारण बाहरी परत कठोर होती है? कठोर क्यों होती है दोस्तों? क्या किस कारण कठोर होती है, यह पहले जान लीजिएगा। तो जो कठोर होता है इसमें लिग्निन के जमाव के कारण, याद रखिएगा दोस्तों, लिग्निन के जमाव के कारण बाहरी परत कठोर होती है। ये दोस्तों लिग्निन नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिग्निन के जमाव के कारण बाहरी परत कठोर होती है। और उस ऊतक को क्या कहते हैं? तो उस ऊतक को बोला जाता है दोस्तों स्क्लेरल काइमा। उस ऊतक को क्या बोला जाता है? स्क्लेरल काइमा। लेकिन लिग्निन याद रखिएगा, लिग्निन याद रखिएगा। लिग्निन के जमने के कारण बाहरी परत कठोर होती है, और उस कठोर ऊतक को क्या बोला जाता है? स्क्लेरल काइमा। बाकी पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, उन सभी के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर ये पेज भर गया, लेकिन नीचे चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा पैरेन्काइमा क्या होता है दोस्तों, यह भोजन का भंडारण करना तथा प्रकाश का संश्लेषण करना। पैरेन्काइमा क्या करता है? भोजन का भंडारण करना तथा प्रकाश संश्लेषण करना। दोस्तों इसके ऊतक कैसा होता है? तो जीवित कोशिका होती है। इसकी
जीवित कोशिका होती है, याद रखिएगा, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका होती है, इसको याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कोशिका इसी में होती है। सबसे पादपों की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा कोशिका की बात करें, सबसे ज़्यादा ऊतक की बात करें तो पैरेन्काइमा ही होती है। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा वायु गुहाएँ होती है। वायु के लिए रिक्त स्थान, वायु रिक्त स्थान होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों एरेनकाइमा, 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 एरेनकाइमा। एरेनकाइमा ऊतक के कारण ही दोस्तों कुछ पौधे हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह हो गया, सिंघाड़ा हो गया। एरेनकाइमा ऊतक के कारण ही कुछ पौधे पानी के ऊपर तैरते हैं। जितना बोला जाए दोस्तों आप लोग उतना नोट करते चलिएगा। बाकी कोलेनकाइमा की बात करें दोस्तों, लचीलापन और यांत्रिक सहायता के लिए जिम्मेदार होता है कोलेनकाइमा। जैसे कुछ जो टहनियाँ होती है, शाखाएँ होती है, उसको दोस्तों अगर आप लोग नीचे करते हैं तो झुक जाता है, तो उस लचीलापन आता है कोलेनकाइमा ऊतक के कारण, लचीलापन आता है कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें दोस्तों, कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। और किस कारण होता है दोस्तों? लिग्निन के कारण, हमने ऊपर बता दिया है, लिग्निन याद रखिएगा। जाइलम क्या करता है दोस्तों? पानी तथा खनिजों का संवहन करना, जल का संवहन करना जाइलम का काम होता है। मतलब रूट्स के माध्यम से, जड़ के माध्यम से दोस्तों पृथ्वी से जल लेता है और दोस्तों शाखाओं तक पहुंचाता है जाइलम नामक ऊतक। बाकी फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? भोजन का परिवहन करना, भोजन का संवहन करना। जो दोस्तों पत्तियों द्वारा भोजन प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है, उसको दोस्तों अन्य शाखाओं तक, जड़ तक पहुँचाना काम होता है फ्लोएम का। इतना दोस्तों बातें आप लोग को याद रखिएगा पादपों से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्लोरोफिल। जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्लोरेन काइमा, क्लोरेन REN, क्लोरेन काइमा उसको बोला जाता है। इतना बात है दोस्तों आप लोग याद रखें। जो हमने मूलांकुर बोला है, परांकुर बोला है, रंध्र बोला है, स्टोमेटा जो उसको बोला है, लिग्निन बोला है, या फिर जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों जितना क्वेश्चन बताया गया है सभी दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का आप लोगों का सेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।